नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। इसके साथ ही ये करिकुलम कंस्ट्रक्शन का जो आपका क्वेश्चन है, ये जो भी सब्जेक्ट आपका है बीएड में, उन सब में ये कॉमन टॉपिक आपका रहता है, क्योंकि करिकुलम कंस्ट्रक्शन का प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है। जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो वहाँ आपको सिर्फ इस तथ्य को ध्यान देना है कि जो भी आपका सब्जेक्ट, अगर आपका हिस्ट्री है तो आप वहाँ पे हिस्ट्री लिख करके करेंगे, ठीक। सिविक्स है तो सिविक्स, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स, अदरवाइज ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी, ठीक। और उसके अलावा करिकुलम क्या होता है, उसके सिद्धांत क्या है और उसका महत्व क्या है, ये आंसर आपका सेम रहने वाला है। तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बट उसके पहले अगर पहली बार राजर्षि क्लासेस पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन होगा उसको भी ध्यान से प्रेस कर लें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ डेफिनेशन से, ठीक है। तो डेफिनेशन यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखी हुई हैं, तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं आप उस लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले डेफिनेशन है कनिंघम की, जो कि इजी भी है। पाठ्यक्रम कलाकार, कलाकार किसको कह रहा है? आर्टिस्ट, ये शिक्षक को, के हाथ में वह साधन है जिससे वह अपनी चित्रशाला में अपनी सामग्री को अपने आदर्शों के अनुसार ढालता है। इसका मतलब ये है कि इसने कहा है कि जो शिक्षक हैं वो एक प्रकार से क्या रोल प्ले करें? कलाकार का। और जो स्कूल है वो क्या है? एक चित्रशाला है, ठीक है। और उसमें सामग्री कौन है? छात्र। छात्र को अपने आदर्शों के अनुसार, उनके आदर्श क्या हैं, जो उनके उद्देश्य हैं, उनके अनुसार ढालता है। करिकुलम इज़ अ टूल, करिकुलम क्या है भाई? एक टूल है इन द हैंड्स ऑफ आर्टिस्ट टू मोल्ड हिज मटेरियल मतलब जो बच्चे हैं, अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल्स, जिसको एम्स और ऑब्जेक्टिव कह रहे हैं, इन हिज स्टडी। और वो कहाँ पे है? स्कूल में है। ये कनिंघम की डेफिनेशन है। इसके अलावा फ्रोबेल की भी आप देख सकते हैं। पाठ्यक्रम को मानव जाति के समुचे ज्ञान एवं अनुभव का केंद्र बिंदु समझा जाना चाहिए। करिकुलम शुड बी कंसीव्ड एज अ एपिटोम ऑफ द राउंडेड होल ऑफ द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। कि जितना भी हमारे पास ज्ञान है, अनुभव है, उन सब के एकदम बीच का जो सेंटर पॉइंट होता है, जो बीचों बीच का जो न्यूक्लियस जिसको हम कह सकते हैं, जो सेंटर पॉइंट है, वो कौन है? करिकुलम है। ऐसा किसने माना? फ्रोबेल का कहना है, ठीक। इसी प्रकार से 2-3 डेफिनेशन आपको जो ईजी लगे आप यहाँ से उसको जो है ले सकते हैं, ठीक। देख लीजिए, आप यहाँ से उसको ले सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी डेफिनेशंस मैंने इसमें ली हुई हैं, चूँकि ये बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो जैसे आप इसको जो है वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद जो आपको लग रहा है कि नहीं ईजी है, जिसमें आपके अकॉर्डिंग जो है ईजिली आप लर्न कर पाएँ, आप उसको जो है यहाँ से ले लीजिए और लेकर के अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, कम से कम 2, ठीक। अब उसके बाद देखिए नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ, चूँकि यहाँ ज्योग्राफी करिकुलम लिखा हुआ है, बट ये आपका जो है करिकुलम, आप इसको ज्योग्राफी का नहीं बल्कि जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका देखिए, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंस है वो इम्पॉर्टेंस हर एक सब्जेक्ट में रहती है और इम्पॉर्टेंस कभी भी आपकी बदलेगी नहीं, ठीक। तो देखिए सबसे पहला क्या है कि अगर आप एम और ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं तो इसकी हमें आवश्यकता क्यों है? अभी हम किसकी बात करें? पाठ्यक्रम की आवश्यकता और महत्व की। सबसे पहला क्या है? उद्देश्य प्राप्ति हेतु। तो इसका मतलब साफ है कि भाई जो हमें एम है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसको हमको प्राप्त करना है, उसके लिए हमें ज़रूरत है पाठ्यक्रम की। शिक्षा की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने हेतु, अगर आपके पास करिकुलम नहीं होगा तो आप कब कहाँ कौन सी चीज़ कैसे पढ़ानी है आपको पता भी नहीं चलेगा। समय और परिश्रम का सदुपयोग करने हेतु, आपके पास चीज़ें लिखित में हैं तो आपको एक एक करके कौन कौन से टॉपिक को पढ़ा लिया, आपका समय का भी बचत होता है और परिश्रम भी आपका एक दिशा में चलने वाला है। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, जो साइकोलॉजिकल जो है नीड्स हैं उनकी भी पूर्ति करिकुलम जो है वो क्या करता है? पूरी करता है। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अन्य विषयों के अध्ययन हेतु, तो इसलिए भी तो ज़रूरी है क्योंकि करिकुलम जो है हमारा, जो उसका आवश्यकता है वो दूसरे सब्जेक्ट में भी हमको उसी तरह चाहिए। शिक्षण विधियों के चयन हेतु, हमको पहले से पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, ताकि हम अच्छे मेथड्स को क्या कर सकें? यूज़ कर सकें, ले सकें। मूल्यांकन हेतु, इवैल्यूएशन कर पाएंगे, अच्छा ये चैप्टर पढ़ाए तो उसमें ऐसे है। पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में मार्गदर्शन हेतु, क्योंकि करिकुलम जिस हिसाब का आप बनाएंगे, जो टॉपिक उसमें इंक्लूड रहेगा, तो आपकी जो टेक्स्ट बुक्स होंगी वो भी उसी प्रकार से आने वाली हैं, ठीक है।
तो ये आपका क्या था, पाठ्यक्रम का महत्व और आवश्यकता। तो देखिए जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है ना, वहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि क्योंकि प्रिंसिपल्स आपके ऑलरेडी काफ़ी डीप, मतलब काफ़ी सारे आपको पॉइंट्स मैं यहाँ पे दे दूँगी। तो तकरीबन आपको मैं 10-12 प्रिंसिपल बताऊँगी, उसके बाद ये आपका आवश्यकता और महत्व। तो जैसा कि अगर आप आंसर राइटिंग करें तो आपको पता होगा कि 28 पेजेस अभी इस कॉपी में आपको मिलेंगे और बी कॉपी मिलने वाली है नहीं। तो इस केस में आपको जो है लॉन्ग, अगर आप एक एक पेज का भी लिख रहे हैं तो 10 पेजेस तो आपके ऐसे ही गए। अब बचते हैं आपके पास 18 पेजेस। अब इस 18 पेजेस में अगर आप 4 या 4.5 पेज का लेकर चलते हैं तो ही आपका पूरा पेज वहाँ पे फिल हो जाएगा। तो अगर एक हम एवरेज मान लेते हैं 4 पेज का आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो समझ के रखिए कि 2 पेज में तो आपके करिकुलम कंस्ट्रक्शन का प्रिंसिपल ही आएगा। तो बहुत ज़्यादा इसमें जो है ये नहीं कि 10 उसमें लिख दें, टू द पॉइंट एकदम एक्यूरेट ऑथेंटिक लिखिए ताकि आपके मार्क्स कहीं से कटे ना। तो 2 से 3 2 डेफिनेशन भी आप दे रहे हैं तो काफ़ी है। उसके बाद नीड और इम्पोर्टेंस में ये जो डायग्राम जैसे बना है, आप चाहें तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसको पॉइंट्स में भी लिख करके ये आपका हो जाएगा। ठीक, तो आपका हाफ से ज़्यादा पेज ले लेगा। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स भी आप लिख सकते हैं कि भाई करिकुलम के क्या उद्देश्य हैं, इसको भी, इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए हैं तो आप इसमें से भी 3, 4, 5 सिर्फ इतने ही पॉइंट्स को लीजिए, पढ़िए सारा, बट उसमें से कुछ चीज़ें आपको याद रहती हैं वहाँ जाने के बाद। तो जो आसान है, जो आसानी से आप समझ पा रहे हैं उसको करिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम में सबसे पहला है प्रत्येक छात्र के सर्वांगीण विकास हेतु। तो देखिए भाई करिकुलम है तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहला होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्या है? होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक, अब ये पॉइंट जब आपको याद रहेगा तो ये वही चीज़ देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि उनको सभ्य बनाना, उत्तेजित करना तथा प्रेरित करना। ठीक, तो ये क्या है कि उनके सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट में, प्रॉपर डेवलपमेंट में ये चीज़ें आ जाती हैं। वैल्यूज़ को इस्टेब्लिश करना, तो देखिए टू हेल्प द चाइल्ड इन इस्टेब्लिशिंग वैल्यूज़, तो इन वर्ड्स को पकड़िए। ठीक है, इसमें आप डेवलपमेंट को पकड़ लीजिए, वैल्यूज़ को पकड़ लीजिए, ये की पॉइंट्स हैं। ठीक है, क्योंकि आपको अगर करना है तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लेकर के रख भी सकते हैं। आप कॉपी में जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ उनको भी राइट करके लास्ट टाइम पे आप रीड भी कर सकते हैं। टू डेवलप द कैरेक्टर ऑफ चिल्ड्रन, डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, जजमेंट, कॉपरेशन, फ्रेंडलीनेस एंड गुडविल। तो यहाँ क्या है? डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब जो उनके मोरालिटीज़ हैं, एक तो मोरल हो जाएगा और एक उनके अंदर जितने भी अच्छे सद्भावना वाली जो बातें होती हैं ना, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, जजमेंट, ये सारी चीज़ें। इसके साथ ही नेक्स्ट आपका क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग। क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग और कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, 2 थिंकिंग हम प्रमोट करेंगे, सीसी, क्रिटिकल थिंकिंग और कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग बच्चे के अंदर। ये भी एक क्या है? ऑब्जेक्टिव है हमारे करिकुलम का। इसके साथ ही डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम रह रहे हैं तो एक सिटीजनशिप बच्चे के अंदर प्रॉपर होना चाहिए। आप सभी लोगों ने NCF 2005 ज़रूर पढ़ा होगा, क्योंकि बीएड में आप हैं तो NCF 2005 आपने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा। उसके जो 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं ना, वो आप कहीं ना कहीं अभी आपको अगर लर्न है तो आपको रिकॉल हो रहा होगा। उसमें भी कुछ ऐसी ही बातें कही जा रही थी कि बच्चे को भाई रोट मेमोराइजेशन से दूर रखिए, उसके अंदर ऐसी वैल्यूज़ का विकास करिए, एग्जामिनेशन के डर को दूर करिए। वही चीज़ें आपको यहाँ भी लिखनी है करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स में। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आप अपने बेसिक थोड़ा सा सेंस लगा करके सोचेंगे एग्ज़ाम में भी और ऐसे भी, क्योंकि कभी भी रटने से ज़्यादा खुद पर भरोसा रखिए, आंसर को निकालना सीखिए कि आपके आंसर का सिर्फ पॉइंट क्या है और आप उससे कैसे बना सकते हैं, वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ऐसे वातावरण उत्पन्न करना, तो देखिए यहाँ पे वातावरण में आप क्या लिखेंगे? साइंटिफिक एटीट्यूड, वैज्ञानिक ढंग है ना, साइंटिफिकली वैज्ञानिक जो है ढंग, मतलब साइंटिफिक एटीट्यूड बच्चा जो है कर सके। करिकुलम इस प्रकार का होना चाहिए, इसीलिए उसका ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी जनरेट कर सकें, उनके अंदर हो। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो देखिए ये आपका एक छोटा सा डायग्राम बना है, इसके बाद इन्होंने इन्हीं सारी चीज़ों को बिल्कुल डिस्क्राइब किया है। देखिए प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन कहें या करिकुलम डेवलपमेंट कहें, तो बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि बनाए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं। उसमें से कुछ बेसिक ये दिया है, कुछ मैं आपको ऐसे नॉर्मली अभी इसके बिना ही मैं इसको हटा देती हूँ, इसके बिना ही मैं आपको बताती हूँ कि देखिए आप खुद से अब सोचिए, ठीक है, कि कौन कौन से प्रिंसिपल हो सकते हैं कि अगर आपको कह दिया जाए कि आप किसी बच्चे का क्या करना है, करिकुलम बनाना है, तो आप उस करिकुलम को बनाते हुए किन किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। अब देखिए ध्यान से समझिए, सबसे पहले कौन है? बच्चा है ना बीच में, है कि नहीं?
आप बच्चे के लिए बना रहे हैं, तो बीच में कौन हो गया, चाइल्ड, बच्चा हो गया। मतलब प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस या चाइल्ड सेंटर्ड प्रिंसिपल। क्या कह रहा है चाइल्ड सेंटर प्रिंसिपल, समझिए कि पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम के सेंटर में कौन है, न्यूक्लियस में बच्चा है। बच्चे की रुचि, क्षमता, योग्यता, इन्हीं सब के अनुसार बनाना है। अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड बोले, रुचि, क्षमता, योग्यता, ये भी प्रिंसिपल है कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ नीड, नीड आया निकल के इस प्रकार से, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आना चाहिए, उसके साथ प्रत्येक बच्चे का ख्याल रखना है, तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है, वहाँ रटने पे फोकस मत करिए, समझिए कि बच्चा है, चाइल्ड है, तो उसकी रुचि, क्षमता, योग्यता के अनुसार है, तो वो भी एक एक प्रिंसिपल है कि बच्चे का जो प्रिंसिपल किस चीज़ का, उसके रुचि का सिद्धांत होना चाहिए उसमें, क्योंकि बच्चे की रुचि के अनुसार ही बनना चाहिए और सभी बच्चों की रुचियाँ उसमें सम्मिलित होनी चाहिए, ये नहीं कि किसी एक खास ग्रुप की, ठीक। ज़रूरत, वो सभी बच्चों की ज़रूरत के अनुसार हो, जैसे आपने अभी पढ़ा होगा इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, तो उसको भी आप देंगे कि भाई आपको सभी बच्चों को वहाँ पर क्या करना है, समावेशित करना है। समझ में आ रहा है, आपको वो चीज़ें भी वहाँ पे बतानी होंगी। फिर उसके बाद और आप आगे जाएंगे तो क्या है, बच्चे के अंदर अभी हमने बात की ना कि भाई वैल्यूज़ को हमें देना है कि नहीं, तो वही चीज़ है कि प्रिंसिपल ऑफ सिविक एंड सोशल नीड्स या सोशल वैल्यूज़ को डेवलप करने के लिए चाहिए, ठीक। उसके बाद और क्या है कि बच्चे से हम कैसे करवाएंगे, लर्निंग बाय डूइंग करवाएंगे, एक्टिविटी करवाएंगे, तो प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी सेंटर्डनेस कि भाई हम एक्टिविटी को एकदम सेंटर में रखेंगे। अब बच्चा एक्टिविटी करेगा और रहेगा कहाँ, समाज में, सोसाइटी में रहेगा ना, तो सोसाइटी में रहेगा तो सोशल वैल्यूज़ को भी तो सीखेगा। तो कम्युनिटी सेंटर्डनेस कि आप जो एग्जाम्पल बच्चे के लिए लेकर आएंगे, आपके करिकुलम में जो एग्जाम्पल होगा वो सोसाइटी कम्युनिटी से ही आना चाहिए ताकि वो उसको रिलेट कर सके। इसके साथ ही एक जो डेवलपमेंट की हमने बात की, तो प्रिंसिपल ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट कर लीजिए, मेंटल डेवलपमेंट कर लीजिए, ठीक। ये सारे एजुकेशन की भी खुद की बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ आपका हो जाएगा एजुकेशनल वैल्यूज़, ठीक। उसके साथ ही और आप किन किन चीज़ों को देंगे, भाई करिकुलम है तो करिकुलम को पूरा होने के लिए समय चाहिए कि नहीं, तो करिकुलम को पूरा होने के लिए टाइम चाहिए, तो इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ टाइम भी होना चाहिए, ठीक। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें आप अपने से सोचकर प्रिंसिपल के रूप में कर सकते हैं, हर वो चीज़ जो करिकुलम बनाते हुए आपके लिए ज़रूरी है और उस बच्चे के लिए। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत ज़रूरी पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी भी, क्यों, क्योंकि करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये नहीं कि आज बना दे तो उसमें हम कोई जो है, अगर कोई चीज़ मान लीजिए किसी हर एक कम्युनिटी को ये तो पॉसिबल है नहीं, चूँकि बहुत सारे कमीशंस बनते हैं, चीज़ें बनती हैं, बट फिर भी कोई ना कोई सोसाइटी का ऐसा पार्ट होता है जो छूट जाता है, तो उसमें रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई बदलाव ही नहीं होगा, ठीक। तो फ्लेक्सिबिलिटी का गुण बहुत ज़रूरी है। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी सेंटर्डनेस होना चाहिए कि उस करिकुलम में एक्टिविटी पर अधिक से अधिक बल दिया जाए। द कंजर्वेटिव प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं चीज़ों को जो है कंजर्वेटिव रूप में लेकर के बच्चे को दिखाए कि सभी चीज़ें किस प्रकार से हैं, ठीक। फिर है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। कोरिलेशन या इंटरडिसिप्लिनरी जिसको हम कहते हैं, कोरिलेशन मतलब सहसंबंध, मतलब कि इसका संबंध ऐसा ना हो कि जैसे मान लीजिए अगर ये ज्योग्राफी के लिए कह रहा है तो आप इसको हिस्ट्री में भी ऐसा यही होगा, ऐसा नहीं कि हिस्ट्री में अलग हो जाएगा, दूसरे में अलग हो जाएगा। बट आपको क्या याद रखना है कि जैसे अगर ज्योग्राफी के लिए हम मान लीजिए कोरिलेशन का ये प्रिंसिपल, तो ऐसा नहीं है कि ये प्रिंसिपल आपका हिस्ट्री के लिए नहीं होगा, ठीक। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि आपके करिकुलम में इतिहास में भी डाले गए, तो भूगोल में भी हैं, भूगोल में है तो वो साइंस में भी है कि नहीं, तो ये कोरिलेशन है, सहसंबंध है। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस एंड हार्मनी, कॉम्प्रिहेंसिवनेस और हार्मनी जो आपकी है भाईचारा, इसका भी प्रिंसिपल उसमें होना चाहिए कि भाई किसी एक धर्म जाति स्पेसिफिक ना हो, सबको वो समान रूप से प्रदर्शित करे, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़, मैंने बताया कि सोशल और कल्चरल वैल्यूज़ होने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेटरी कि बच्चे को आगे के लिए भी प्रिपेयर करे, ठीक है, मतलब आगे की हायर स्टडी के लिए, काम के लिए नहीं, बल्कि वो पहले से उसमें ऐसी चीज़ें निहित हो कि भाई स्टार्टिंग में से आपने दिया। आपने देखा होगा आजकल के टेक्स्ट बुक में जो चाइल्ड सेंटर टेक्स्ट बुक्स आती हैं, स्टार्टिंग में रिवीजन देगा आपने पहले क्या पढ़ा था, फिर इसमें आप क्या पढ़ने वाले, तो वही चीज़ है। द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूटिलिटी आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में उसकी उपयोगिता कितनी है। क्रिएटिविटी, बच्चे को मौका दे रहा है कि नहीं। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि ये बच्चे को पूरे के पूरे सेंटर में रख के क्या क्या चेंजेस होंगे, उसकी मनोवृत्ति, उसके मानसिक दशाओं सबको प्रदर्शित करती है। तो यहाँ तो आपको कितना
5 इधर है, मान लीजिए 4-5 इधर है, तो इससे ज़्यादा मैंने आपको बताया भी, ठीक। तो आप इसको तो ज़रूर लिखिए। उसके अलावा भी जो मैंने आपको बताया, जैसे प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस बताया, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस बताया, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस बताया, उसको भी आप ज़रूर से ज़रूर लिख लें, लिख करके कर लें, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन्हीं चीज़ों को इसने जो है डिस्क्राइब किया हुआ है। तो मैंने आपको वैसे भी बता दिया, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना नहीं है कि नहीं आप इतना लिखेंगे, आपको एक बार पढ़ना है तो आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिए। इसमें वही चीज़ें दी हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक। और हालांकि एग्ज़ाम में हमको टू द पॉइंट लिखना होता है, न कि एक चीज़ों को इतना ज़्यादा डिप्थ में कि उतना तो समय भी नहीं होगा ना, पेज आपके पास है। तो मैंने उन चीज़ों को बताया, अगर आप वैसे भी थोड़ा भी समझें तो आपको वैसे भी आ जाएगा, ठीक है। देखिए वही हायर एजुकेशन है, प्रिपरेटरी वैल्यू, हायर एजुकेशन के लिए उनको तैयार करना। और ये क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़, भाई जो हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक जो हमारे गुण हैं, जो हमारे मूल्य हैं, उनको किस प्रकार से जो है करिकुलम के अंदर हम रखें कि बच्चे उस चीज़ को सीखें, यही बात है। प्रिपरेटरी वैल्यू वही कि आगे आने वाली कक्षाओं में जाने के लिए बच्चे को क्या करना है, हमको तैयार करना है। यूटिलिटी, उपयोगिता, आज के प्रेजेंट टाइम में भी वो व्यवहारिक रूप से हमारे ज्ञान में काम आना चाहिए। अगर हम उसको पढ़ने के बाद बाहर कहीं जा रहे हैं तो वो उपयोग में आना चाहिए, ठीक है। यही चीज़ें कि देखिए यही यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे ज्योग्राफी से रिलेटेड लिखा है, तो आप इसको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसमें बिल्कुल भी आपका सही होगा। क्रिएटिविटी हो, बच्चे को एक्सप्लोर करने का मौका दे, उसको एक्सप्लोरेशन दे, उसको डिस्कवरी लर्निंग के थ्रू करने का मौका बताए, ठीक। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल क्या है कि वही बच्चे की आयु, योग्यता, आवश्यकता, क्षमता, रुचि के अनुरूप जो है वो कार्य करने के लिए कहे, ठीक। लर्निंग बाय डूइंग, देखिए मैंने आपको बताया ना, लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटी, ठीक। और इसमें देखिए लॉ ऑफ रेडीनेस, थॉर्नडाइक का लॉ बस इसमें लगाया, बाकी लर्निंग ऑफ डूइंग वही है। फ्लेक्सिबिलिटी देखिए वही है कि पाठ्यक्रम को हमेशा लचीला होना चाहिए। लचीला दैट मीन्स कि उसमें चेंजेस करने के लिए ऑप्शंस हमेशा अवेलेबल रहने चाहिए, खुले रहने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब बच्चा जो है वो क्लास में बिल्कुल पैसिव न रहे, वो एक्टिव लिसनर रहे, एक्टिव लर्नर रहे, खुद से करके देखे, आपको इस प्रकार से उसको करना है, व्यवहारिक चीज़ों पे अधिक बल देना है देन थ्योरेटिकल। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस एंड हार्मनी, ठीक है, कि बच्चे को मतलब पता होना चाहिए कि वो सभी चीज़ों के बीच में सामंजस्य स्थापित कर पाए, ठीक। उसकी अलग अलग आवश्यकताओं को, जो आपका पाठ्यचर्या हो वो क्या करना चाहिए, उसको हर एक रूप में समावेशित करना चाहिए, संतुलित करके बनाना चाहिए। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल का मतलब है कि बच्चे के भविष्य में भी जो चीज़ें आने वाली हैं, जो पास्ट में हो चुकी हैं, उन सभी चीज़ों का कोरिलेट करके हमको देना है उसको ज्ञान। जो सहसंबंध, कोरिलेशन वही है कि कोरिलेशन, जैसे देखिए मैथमेटिक्स इज द गेटवे एंड की ऑफ ऑल ज्योग्राफीज, क्योंकि भाई अगर आपको आएगा नहीं तो आप कैसे पता करेंगे किसका किधर है किधर नहीं। तो यहाँ पे कोरिलेशन वही है कि सभी सब्जेक्ट आपस में जुड़े हुए होते हैं और करिकुलम में भी वो चीज़ हमको आसानी से देखने को मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ अलग अलग और भी पॉइंट्स हैं, तो आप इनको ऐसे भी जो है पॉज करके देख सकते हैं। अब देखिए जो आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग, उसने अलग अलग चीज़ों को जो है इसमें कहा है कि जैसे कि आपका जो पाठ्यक्रम निर्माण होना चाहिए वो किस प्रकार से होना चाहिए। तो देखिए अगर आपको वो लिख रहे हैं, जो अभी मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए 10-12 हुए, आपने उनको लिखने के बाद आपको लगता है कि नहीं आपके पास पेज एनफ है और भी चीज़ें कंटेंट आप डालना चाहते हैं, तब आप इसको भी ड्रॉ करके बना सकते हैं। इन्होंने कुछ थोड़ा उसी से मिलता जुलता है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी, विविधता होनी चाहिए करिकुलम में, एक जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। कम्युनिटी देखिए मैंने उसमें इंक्लूड किया है, रिलेटेड टू यूज़ ऑफ लेजर टाइम, क्योंकि ये क्या करता है कि अगर आपने करिकुलम को अच्छा रखा है तो बच्चे का जो लेजर टाइम है, जो उसके खेलने कूदने इन सब का भी है, तो उसको भी वो एक अच्छे टाइम के साथ मैनेज कर सकता है। करिकुलम को लाइफ के साथ कोरिलेट होना चाहिए, करिकुलम जो डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ के साथ होना चाहिए और ये नीड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सोसाइटी, इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब देखिए इसके साथ ही आप इसको अपने कंक्लूजन में डालें, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि ये क्या है कि आप चूँकि अब तक अगर आप थोड़ा थोड़ा भी लिखते आएंगे तो आपके 3 पेजेस तो आराम से हो जाएंगे, 3 से 3.5 पेजेस। तो आप इसको अपने कंक्लूजन में डालिए कि भाई पाठ्यक्रम निर्माण के हमने वेरियस मतलब बहुत सारे हमने क्या देख लिए, सिद्धांत देख लिए, बट उन सिद्धांतों के कुछ आधार होते हैं और उन आधारों को आप ऐसे डायग्राम में भी शो कर सकते हैं, नहीं तो आप उनको जैसे पैराग्राफ में लिख सकते हैं कि जैसे कि मनोवैज्ञानिक आधार है, दार्शनिक आधार है। दार्शनिक में भी ज़्यादातर आप ये जो 4 आपने देखा,
ठीक, जो वेस्टर्न वाले हैं, यथार्थवाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद। इसके साथ ही वैज्ञानिक आधार और सामाजिक आधार, ये कुछ ऐसे आधार हैं जो पाठ्यक्रम निर्माण के क्या हैं, बिल्कुल बेस हैं, जिनको बनाते समय सबसे पहले हमको इनके बारे में पता होना चाहिए, ताकि ये क्या करते हैं, ये पूरी की पूरी जो हमारा समाज है उसके एक जैसे चारों तरफ जो डायमेंशंस होते हैं ना, उन डायमेंशंस का काम करते हैं कि हमको सभी दिशाओं में देख करके उस पाठ्यक्रम को बनाना चाहिए। उसको बनाने से पहले उसका मनोवैज्ञानिक आधार होना चाहिए, वैज्ञानिक आधार होना चाहिए, दार्शनिक आधार भी होना चाहिए और सामाजिक आधार भी होना चाहिए। जब ये सभी आधार मिलेंगे तभी बच्चे का संपूर्ण विकास, चहुमुखी विकास क्या होगा, संभव हो पाएगा। वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, नैतिक रूप से, चारित्रिक रूप से क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, अपने उसके अंदर आंसर राइटिंग के अंदर फिल करेंगे। ठीक, इसके बाद यही चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको डिटेल में मैंने ले लिया ताकि कुछ लर्नर्स हैं भाई जिनको पढ़ना अगर है तो आप यहाँ से इसको जो है पॉज करके देख लीजिए। ठीक, और इसके साथ ही आप टाइप्स ऑफ करिकुलम भी अगर जानना है तो उसको भी आप जान सकते हैं। कई प्रकार के करिकुलम होते हैं, शिक्षा केंद्रित पाठ्यक्रम, सह संबंधी जो कोरिलेटेड होते हैं, क्राफ्ट या शिल्प केंद्रित जिस पर महात्मा गांधी ने बहुत बल दिया था, विषय केंद्रित जो सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम, बाल केंद्रित जो चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं, अनुभव केंद्रित जो एक्सपीरियंस सेंटर्ड होते हैं, और कोर पाठ्यक्रम, कोर करिकुलम दैट मीन्स कि एक आपको उसमें ऑप्शनल रहेगा और एक मैंडेटरी रहेगा। ठीक, तो ये कुछ प्रकार के करिकुलम हैं, तो इनको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ये जो है उच्चतर माध्यमिक स्तर, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ पे उसका आंसर मुझे दिखा, तो मैंने आपको यहाँ पे ला दिया है कि उसमें पूछा है कि माध्यमिक स्तर पर जो है भूगोल का क्या जो है आपका करिकुलम रहता है। ठीक है, माध्यमिक स्तर पर, तो ये उसी का उत्तर है जो आपके शॉर्ट में पूछा है। अब आप लोग इतने टाइम से वीडियो देख रहे हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ना मिले तो क्या फ़ायदा। ठीक, तो और अगर वीडियो पसंद आ रही हो, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, और कोई डाउट या कमेंट रह गया हो तो उसको जो है आप डाउट रह गया हो तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए उच्चतर माध्यमिक स्तर पर हम मनोवैज्ञानिक आधार को, सबसे पहले ये ऑप्शन है कि आप लिखें या न लिखें। मनोवैज्ञानिक आधार का मतलब ये है कि जो 15 से 18 साल की उम्र होती है, मतलब बच्चा क्लास 9th में जाता है, तो ये ऐसी अवस्था है जब उसके अंदर फिजिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब एडोलेसेंस का स्टार्टिंग होता है तो फिजिकल चेंजेस होता है। स्टैनले हॉल ने इसको तनाव की अवस्था कहा, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म स्टेज जिसको हम कहते हैं। तो तमाम चीज़ें उसके जीवन में बदलती हैं, परिवर्तित होती हैं। तो इसी प्रकार से जो भूगोल है वो क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया है कि वो 4 पार्ट, इसको मेनली हम पढ़ते हैं 9वीं से। ठीक है, 4 भागों में अध्ययन करते हैं। विश्व का सामान्य भूगोल, अपने प्रांत, राज्य व देश का गहन अध्ययन, भूगोल का अन्य विभागों से सामान्य परिचय और विश्व की समस्याओं का एक भूगोलिक विवेचन। अब यही चीज़ के अंदर आपको डिटेल में ये जो है दे देगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपको ये अब यही चीज़ डिटेल में देगा कि विश्व भूगोल के अंदर हम किन किन चीज़ों को रखते हैं। तो देखिए विश्व का आर्थिक भूगोल, सबसे पहले जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उसके, भारत के विशिष्ट संदर्भ के साथ विश्व की प्रमुख और राजनीतिक समस्याओं के संदर्भ में। ठीक, मतलब वर्ल्ड लेवल पे जो राजनीतिक समस्याएं जैसे कि जनसंख्या, पॉपुलेशन की समस्या, भूमि कटाव की समस्या, जंगलों की रोकथाम की समस्या, मानव के प्रवास, माइग्रेशंस जो आते हैं और जो एमिग्रेशन है उसकी प्रॉब्लम, मतलब वर्ल्ड लेवल पे ये सारी चीज़ों को पढ़ना होता है। उसके बाद नेक्स्ट अपने राज्य और देश का गहन अध्ययन। अब जो भी स्टेट है आपका वो और अपने देश के बारे में आपको बिल्कुल डिटेल में डीप स्टडी करनी होती है। ठीक है, राज्य की देश में स्थिति, आपका जो राज्य है उसकी देश में क्या स्थिति है, प्राकृतिक बनावट क्या है, जलवायु, क्लाइमेट, मिट्टी, सॉयल, वनस्पति, उद्योग जो वेजिटेशन है, जो इंडस्ट्रीज है आदि। ब पार्ट में आप पढ़ेंगे देश की विश्व में स्थिति। अभी आप अपने राज्य की स्थिति देख रहे थे, अब आप अपने देश का विश्व में क्या स्थिति है, उसकी क्या प्राकृतिक बनावट है, मतलब जो चीज़ आपने राज्य के लिए पढ़ी अब वही चीज़ आप अपने देश के लिए सेम टू सेम पढ़ेंगे। अन्य विभागों से परिचय, तो अब मतलब कक्षा 11वीं में प्राकृतिक भूगोल, नेचुरल ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इन सभी चीज़ों का परिचय आपको कक्षा 11 के शुरुआत में दिया जाएगा। ठीक, इसके बाद देश एवं विश्व की सामान्य राजनीतिक एवं भौगोलिक समस्याएं। अब इसके अंदर क्या है कि जो
हमारे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं और जो ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में। इसके अंतर्गत सामान्य रूप से अगर हम जैसे इसमें ज्योग्राफी के परिप्रेक्ष्य से बता रहा है, इतिहास के परिप्रेक्ष्य से ये आपका आंसर चेंज हो जाएगा या दूसरे सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये स्पेशली ज्योग्राफी का ही पोर्शन है, ठीक। बट करिकुलम कंस्ट्रक्शन जो अभी मैंने पीछे बताया है वो सभी बच्चों के लिए कॉमन रहने वाला है। यहाँ पर अब भारत पाक जल विवाद, कश्मीर विवाद, भारत वर्मा, भारत अफ्रीका, प्रवास समस्या, भारत श्रीलंका, ये सारी चीज़ों का उल्लेख आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्या थे, ये तो आपके एक शॉर्ट का था जो आपके ज्योग्राफी में पूछा है। बाकी इसके अलावा जो टाइप्स ऑफ करिकुलम हमने देखा, ठीक, उसका बेस देखा, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन देखा और साथ ही सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने क्या क्या चीज़ें कही, उन सभी चीज़ों को डिटेल में देखा। तो आपका इतना ही जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है जो पेपर में रिपीटेड टाइम आपको देखने को मिलता है, ठीक। तो बहुत चांस है कि इस बार भी ये क्वेश्चन रिपीट हो, तो एग्ज़ाम में जाने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से इसको पढ़ के जाएं और रटने से ज़्यादा उसको समझ कर जाएंगे तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से लिख पाएंगे, ठीक। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।